हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण कविताएं यूनिट 5 की। तो स्टार्ट करते हैं पहली कविता धूमिल से। धूमिल कविता है, ये है काव्य संग्रह ईस्वी में। नक्सलवाड़ी कविता है संसद से सड़क तक, काव्य संग्रह में संकलित है 1972 इसमें। मोचीराम संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में सम्मिलित है 1972। अकाल दर्शन संसद से सड़क तक 1972। रोटी और संसद कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में काव्य संग्रह में संकलित है। नक्सलवाड़ी प्रथम प्रकाशन 1967 ईस्वी, बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में है। पृष्ठभूमि है इसकी 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, जिसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा। इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा का व विद्रोह को एक दिशा दी। नेक्स्ट है धूमिल। धूमिल का परिचय। धूमिल का समय है 1936 से 1975 ईस्वी में। कवि धूमिल का जन्म सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? खेवली में। इनका वास्तविक नाम सुदामा प्रसाद पांडे है। नई कविता में धूमिल का नाम अपने काव्य के लिए विशेष रूप से चर्चित रहा। उनकी कविता में राजनीति और विरोध का स्वर प्रमुख रूप से मिलता है। किसमें मिलता है प्रमुख स्वर? राजनीति और विरोध का स्वर। धूमिल अपने काव्य संग्रह से संसद से सड़क तक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताएं आज़ादी, समाजवाद, जनतंत्र पर तीक्ष्ण व्यंग करती है। उन्होंने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान का एक नग्न यथार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं। पटकथा कविता समकालीन हिंदुस्तान की विसंगतियों को पूर्णतः उजागर करती है। धूमिल अपने समय की राजनीति का चरित्र व्यक्त करते हैं। जनता, जनतंत्र, गांधी के 3 बंदर, रोजगार, दफ्तर, बजट का अंधेरा। कुछ भी हो, वे कहेंगे सच्ची बात यह है कि हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो सड़ास के बगल में खुलता है। धूमिल ने काव्य में ग्रामीण शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मोचीराम, नक्सलबाड़ी, गांव, किस्सा, जनतन जैसी उनकी प्रसिद्ध कविताएं देहाती जिंदगी के ठेठ चित्रों से भरी पड़ी हैं। धूमिल के मूलतः कविता संग्रह प्रकाशित है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1979 ईस्वी में। एकालाप, वार्तालाप, हलफनामा, वक्तव्य धूमिल की कविताओं की शक्ति है। कुंवर नारायण साहित्य का संबंध मानव जीवन से मानते हैं। वे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, वे कहते हैं प्रयोग करना कवि का स्वभाव है। वे कविता की बनावट और बुनावट दोनों को समान महत्व देते हैं। अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार व कुंवर नारायण भी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नक्सलवाड़ी कविता का सारांश। सन 1966 और 67 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। इस आंदोलन ने सभी की सोच में परिवर्तन कर दिया। धूमिल ने नक्सलवाड़ी आंदोलन का पर्याप्त समर्थन किया। धूमिल के काव्यों में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफी असंतोष देखने को मिलता है। उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कविताओं में नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रति समर्थन मुखर किया। धूमिल नक्सलवाड़ी के पक्ष में लोगों को करना चाहते थे। नक्सलवाड़ी कविता ने धूमिल ने स्वतंत्रोत्तर भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया जिसने नक्सलपंथी आंदोलन को जन्म दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें शहरों के जो भी नाम आए हुए हैं पूछे जा सकते हैं, या तो क्रम में पूछे या कूट से संबंधित क्वेश्चन, या ये भी पूछ सकते हैं कि आंदोलन कहाँ किस किस राज्य में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में। कौन सा आंदोलन हुआ? नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रश्न। अब मैं नक्सलवाड़ी कविता के कुछ पदों की व्याख्या, यहाँ पे पद दिए गए। सहमति नहीं है, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। बंगाल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं है। कौन? लेखक। व्याख्या। कवि धूमिल नक्सलवाड़ी आंदोलन के समर्थन में कहते हैं कि सहमति शब्द समकालीन नहीं है। सहमति शब्द क्या है? समकालीन नहीं है। हम बालिकों के बीच लागू नहीं करो।
कहने का तात्पर्य है कि भूमि अधिग्रहण में व्यवस्था के प्रति हमारी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। यानी कि सरकार क्या है, भूमि को ग्रहण करना चाहती है, भूमि को अपने अंडर में लेना चाहती है, जिसके लिए वे क्या है, सहमत नहीं है। कवि कहता है कि जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, अर्थात भूख से बचने के लिए तुम सो जाओ। परंतु वह व्यक्ति उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण शासन की ओर मिलकर जंगल में रहने वाली भोली भाली जनता को बहकाने लगी है और भूमि अधिग्रहण के लिए वहाँ के लोगों की सहमति लेने लगे। लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि वह जानते हैं कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से ही मिटती है, न कि नींद से। भूख जो जमीन में अनाज उगाया जाता है उससे ही मिटेगी, नींद से नहीं। नेक्स्ट पद है, और वह सड़क समझौता बन गई जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है। मतलब कि इमारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल पंक्तियों से कूट में और क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मिट चुका है, चंद खेत क्या पहने खड़े हैं, हथकड़ी। व्याख्या है, तत्कालीन राजनीतिक चोट करते हुए धूमिल ने कहा। किस पर कहा? तत्कालीन राजनीति पर चोट करते हुए धूमिल ने कहा। धूमिल कहते हैं कि जिस सड़क अर्थात संसद ने भूमि अधिग्रहण न करने का समझौता किया था, वह स्वार्थ की बलिवेदी पर चढ़ चुका है। वे कहते हैं कि कल जिस संसद को तुमने अपनी आवाज दी थी और अब वहाँ कोई नहीं, सभी का स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। सभी स्वार्थी लोग व्यवस्था के पक्ष में चले गए। लेखपाल की भाषा के सामने अब बंजर और उपजाऊ जमीन का कोई फर्क नहीं है, सब फर्क मिट चुके हैं। अब सभी खेत सरकार के अधिग्रहण में जाने वाले हैं। नेक्स्ट कविता है अकाल दर्शन का कविता का सारांश। अकाल दर्शन कविता धूमिल की वर्ष 1966 ईस्वी में बिहार और उड़िया में पड़े भीषण अकाल पर आधारित है। अकाल दर्शन कविता के कुछ पद है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो इस तरह देता है। यह वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों, घरों में बाड़ों की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। इम्पोर्टेंट है। व्याख्या, अपनी कविता अकाल दर्शन में के प्रारंभ में कवि ने पाठकों के सम्मुख प्रश्न रख दिया। यहाँ कवि ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया कि भूख को पैदा कौन करता है, वह जो ऐसा इरादा देता है या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास के बाजार में छोड़ आती है। कवि का तात्पर्य है कि भूख पैदा कहाँ से होती है, वह इरादे से होती है या लोगों के घृणा से। कवि कहता है कि उस चालाक व्यक्ति ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गलियों, सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले अर्थात बहुत अधिक संख्या में उपस्थित बच्चों की ओर इशारा करके हंसता हुआ चल दिया। कवि कहता है कि उस व्यक्ति ने सांकेतिक रूप से इशारा कर दिया कि इतने अधिक बच्चों को पैदा करने के कारण भूख बढ़ती है। नेक्स्ट है, और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ। कवि कहता है उस मुहावरे को समझ गया। देखो ये अभी इसी जो 18 में पेपर हुआ था जून में, उसमें ये पंक्ति पूछी गई थी कि ये किस कविता से ली गई है। मैं उस मुहावरे को समझ गया जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहे थे, जिससे न भूख मिट रही न मौसम बदल रहा। लोग बिलबिला रहे, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। व्याख्या है, कवि धूमिल को जब अपने ही सवाल का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अचानक मैंने स्वयं को ही अपने सवालों के सम्मुख खड़ा कर लिया। वे कहते हैं कि मैं उन मुहावरों को अब समझ गया हूँ
जिन्हें लोग आज़ादी और गांधी के नाम पर प्रयोग कर रहे हैं, उनसे न तो भूख ही मिटती है और न ही देश का मौसम बदलता है। ठीक है, जो वे मुहावरे बोल रहे हैं, कवि कहता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि जो वे गांधी के नाम पर या आज़ादी के नाम पर लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उनसे ना तो भूख मिटेगी और ना मौसम बदलेगा। कवि आगे व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग भूख के कारण बिलबिला रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वे पेड़ों की छालें और पत्तों को उखाड़ उखाड़ कर खा रहे हैं। वे भूख से मर रहे हैं, परंतु फिर भी कोई भी जलसा हो या कोई भी जुलूस हो, उसमें ईमानदारी से भाग ले रहे हैं। वे अकाल को अमांगली गीतों की तरह गा रहे हैं। भूख की आग के कारण उनके चेहरे झुलसे हुए हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं है, अर्थात भूख होते हुए भी उन पर उक्त बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट कविता है रोटी और संसद। कविता का सारांश है रोटी और संसद। इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद है। स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या थी गरीबी की समस्या। इस गरीबी के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती गई, गरीब और अधिक गरीब होता गया। पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। इसी कारण आम आदमी रोटी रोटी के लिए तड़पता रहा। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी। तीसरा आदमी कौन है? जो गरीबों की रोटी छीनता है। कवि ने इसी तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप से रोटी और संसद की यह एक छोटी कविता लिखी है। अब यहाँ पे इस कविता के पद देखेंगे। रोटी और संसद के कुछ पदों की व्याख्या। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। व्याख्या है यहाँ पर इसकी। कवि धूमिल हमारे सामने एक चित्र खड़ा करना चाहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब वह रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है। जो रोटी बेलने का आशय है, उसका मतलब है कि वह रोटी की के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक आदमी जो रोटी खाता है, परंतु ऐसा एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। कभी इसी तीसरे आदमी की पहचान के लिए प्रश्न करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है, परंतु इसका उत्तर हमारी सर्वोच्च संसद नहीं दे पाती। यह तीसरा आदमी सत्ताधारी पूंजीपति और अफसरशाही लोग भी हो सकते हैं, जिसमें आम जनता गरीबों की रोटी छीननी है, जिसकी मेहनत ने खून तक चूसा है। आम आदमी की मेहनत पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वालों के प्रति कवि आक्रोश भरा सवाल करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। जब तक इस तीसरे आदमी के बारे में संसद का उत्तर नहीं देती, तब तक भूखमरी की समस्या हल नहीं होगी। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी कविता के समर्थ कवि हैं। उनके प्रयोगवाद और नई कविता के संबंध रहे। मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में होशंगाबाद जिले के मध्य प्रदेश के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र शिक्षा विभाग में अधिकारी थे, साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं पर मिश्र जी का अच्छा अधिकार था। मिश्र जी ने हाई स्कूल की परीक्षा होशंगाबाद से, बीए की परीक्षा सन 1935 ईस्वी में जबलपुर में रहकर उत्तीर्ण की। सन 1946 से 50 तक मिश्र जी महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक रहे। सन 1952 और 55 तक हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा सन 1956-58 तक आकाशवाणी के कार्यक्रमों का संचालन किया। सन 1958-72 तक गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे तथा संपूर्ण गांधीवाद में का संपादन किया। वे अपने अंत तक अर्थात सन 1985 तक गांधी प्रतिष्ठान से जुड़े रहे। साहित्यिक परिचय है। भवानी प्रसाद मिश्र जी बचपन मध्य प्रदेश के प्रांतिक अंचलों में बीता, अतः वे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति गहरा आकर्षण रखते थे। उनकी कविताओं में सतपुड़ा, अचल, मालवा प्रदेश इम्पोर्टेंट है कि उनकी कविताओं में कौन कौन से आए, तो सतपुड़ा का अचल, मालवा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वैभव का चित्रण मिलता है। मिश्र जी ने कविता लिखने का शुरुआत लगभग सन 1930 से की। उनकी कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी।
सन 1932-33 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और वे करमवीर में मिश्र जी की कविताएं प्रकाशित करते रहे। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है? कविता संग्रह। भवानी प्रसाद मिश्र का यह पहला काव्य संग्रह गीत फरोज 1956 ईस्वी में आया। मिश्र जी को सहजता का कवि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा कवि है जिसे सहजता का कवि कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। इनकी दो कविताएं गीत फरोज सतपुड़े का जंगल और किस कवि काव्य संग्रह में? गीत फरोज 1956 में। दोनों ही गीत फरोज काव्य संग्रह में संकलित है। गीत फरोज कविता का सारांश। गीत फरोज शीर्षक कविता मिश्र जी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने व्यंग्यात्मक सृष्टि की। आज के इस भौतिकवादी युग में भावना या गीत का अर्थ शून्य हो गया। महानगरीय जीवन की विषमताओं से व्यक्ति केवल अर्थोपार्जन में ही लगा है। मिश्र जी ने व्यंग्यात्मक शब्दावली में गीतों के विक्रय की बात कही। जिस प्रकार एक दुकानदार ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए उसे भिन्न भिन्न प्रकार का माल दिखाता है, उसी प्रकार ये आज के कवि भी भिन्न भिन्न भाव से संबंधित गीतों की रचना कर अपने सहृदय और श्रोता को संतुष्ट करना चाहते हैं। यह आज के कवि की व्यवस्था है, नहीं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि कवि यह न बेचे तो उसका जीवन यापन कठिन हो जाएगा। इसलिए वह तरह तरह के गीत और कविताएं लिखता रहता है। कवि व्यंग्यात्मक भाषा में एक दुकानदार की भांति व्यावसायिक दृष्टि रखता कहता है कि उसके पास तरह तरह के गीत हैं और उसके अलग अलग मूल्य हैं। मेरे गीत बेकाम नहीं हैं, अर्थात उनका भी एक मूल्य है। कौन कहते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी इस कविता में बेरोजगारी, समाज के नग्न यथार्थ पर व्यंग किया। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से कलाकारों की लाचारी की व्यवस्था का चित्रण किया है। गीत फरोज कविता के कुछ पद हैं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीतों को बेचता हूँ, क्योंकि इन गीतों द्वारा ही मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। मेरे पास विभिन्न प्रकार के गीतों का संकलन है तथा मैं सभी प्रकार के गीतों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। कवि ने व्यंग्यात्मक रूप में यह कहने का प्रयास किया है कि आज जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है और इस प्रकार विवश हो गया है कि अपने इन गीतों को बेचकर मैं अपना भरण पोषण करता हूँ, क्योंकि यदि मैं इन गीतों को नहीं बेचूंगा तो मेरा जीवन यापन कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट पद है, जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर्द दर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। व्याख्या है, कवि इन पंक्तियों में एक दुकानदार की भांति अपने गीतों को बेच रहा है और वह कहता है कि आप पहले माल देखिए, फिर मैं उसका दाम बताऊंगा। अर्थात आप मेरे गीतों को देखिए, उनके भाव को समझिए और मेरे सभी गीतों का मूल्य अलग अलग है। कवि के गीत बेकाम के नहीं हैं, अर्थात व्यर्थ के नहीं हैं, बल्कि काम के हैं। कवि अपने गीतों की गुणवत्ता का महत्व भी करते हुए अपने ग्राहकों को बताते हैं। कवि के गीतों में विभिन्न भाव छिपे हैं। कुछ मस्ती से भरे हुए गीत हैं तो कुछ निराशा से, कुछ मनोरंजन से परिपूर्ण हैं तो कुछ निराशाओं अथवा चिंताओं को दूर करने वाले भी। इसके अतिरिक्त कवि के पास ऐसे भी गीत हैं जो किसी प्रियतम को पास बुला लाने में सक्षम भी है। नेक्स्ट है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, कि पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। व्याख्या, कवि अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आरंभ में मुझे अपने गीतों का मोल भाव करते हुए संकोच होता था। मेरे मन में यह विचार आता था कि कोई व्यक्ति अपने मन की संवेदना और भाव को कैसे बेच सकता है, किंतु कुछ समय बाद मुझे यह बोध हुआ कि आज के समाज में लोग अपने ईमान को भी बेच देते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा है। देश में चारों ओर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सभी व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए कवि सोचता है, यदि लोग अपना ईमान आदि बेचकर अपने जीवन को संपन्न बना रहे हैं तो मैं अपने गीतों को बेचकर अपना जीवन यापन क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अब कवि को अपने गीतों को बेचने में कोई ग्लानि महसूस नहीं होती। कवि ने सोच विचार कर ही अपने गीतों को बेचने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट है पद है, यह गीत सुबह का है, गाकर देखे। यह गीत गजब का है, ढाकर देखे। यह गीत जरा सूने में लिखा है, यह गीत वहां पुणे में लिखा है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाई बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हजूर। मैं सीधे सीधे अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हजूर। मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ, और गीत भी दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। व्याख्या है इसकी। कवि के पास विभिन्न प्रकार के भाव के गीतों का संकलन है। कवि कहता है कि यह गीत देखिए, यह सुबह का गीत है, अर्थात इस गीत के गाने से मन में आशा का संचार और नई स्फूर्ति होती है। कुछ गीत लाजवाब हैं, वे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहेंगे। कुछ गीत ऐसे हैं जिनकी रचना कवि ने पूना में की थी। कुछ गीत परिवर्त्य स्थलीय दृश्यों को निरूपित करने वाले हैं। कवि के गीत के हर बाधा को पार करने वाले हैं। कुछ गीत भूख और प्यास भगाने वाले हैं तो कुछ गीत भूत को शमशान से जगाने वाले हैं। कुछ गीत भुआली यानी कि एक पहाड़ी पर्यटन का स्थल है, सुगंधित वायु से महकते हैं तथा भुआली पर्वत की स्वच्छ हवा की अनुभूति कराते हैं। कवि के पास कुछ ऐसे भी गीत हैं जिन्हें सुनकर तपेदिक जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। यदि इनमें से कोई गीत आपको पसंद नहीं आया है, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कई प्रकार के गीत हैं। आप चाहे तो इन गीतों को गाकर भी सुना सकता हूँ। नेक्स्ट पद है, जी छंद और बेछंद पसंद करें। जी अमर गीत वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, इन दिनों की धूरा है कवि धंधा। है दोनों चीजें व्यस्त, कलम और कंधा। कुछ घंटे लिखने की कुछ फेरी के, कुछ दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। व्याख्या इसकी। कवि कहता है कि उसके कुछ गीत छंदबद्ध है तो कुछ छंद मुक्त, कुछ गीत अमरता का बोध कराने वाले हैं तो कुछ मृत्यु का। कवि कहता है कि इसमें कुछ भी उचित अनुचित नहीं है तो उसके गीत किसी को भी न भाए, अर्थात जी श्रीमान, मैंने बहुत सोच समझकर अपने गीत बेचने का निर्णय लिया। आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईमान भी बेच देते हैं, और तो और मैं तो अपने द्वारा लिखे गीतों को बेच ले रहा हूँ। फिर भी मेरे गीत बेचने पर तरह तरह के सवाल क्यों किए जा रहे हैं। मेरे लिखे हुए गीत किसी को पसंद आए ना आए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। मेरे पास सभी साधन उपलब्ध हैं, मैं अभी कलम दवात ले आता हूँ और आप जैसा गीत चाहते वैसा ही लिख देता हूँ। कवि कहता है कि आज के समय में कवि कर्म दोहरा व्यापार बन गया और इसमें वह बहुत व्यस्त रहता है। कवि की व्यस्तता का कारण एक और तो गीतों को लिखने में तो दूसरी ओर उन्हें बेचने में लगने वाला समय है। कवि कहता है गीतों को लिखने और उन्हें बेचने में जितना समय लग रहा है उसका प्रभाव मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं नित नित नए गीत बेचता हूँ। नेक्स्ट पद है, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, गीत जीत का लिखूं या शरण का। जन्म मरण जीत और शरण। गीत रेशमी है या खादी, गीत पित है या बादी। कुछ डिजाइन भी हैं, यह इल्मी है, यह लीजे चलती चीजें नहीं फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत, जी नहीं दिल्लगी की ये क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। व्याख्या। कवि कहता है जिनके पास गीतों का एक विशाल मंजूषा है उसमें से ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार गीतों का चयन कर सकता है। जिनमें से कुछ गीत जन्मोत्सव के हैं तो कुछ मृत्यु बोध का कराने वाले जो कि निराशा बोधक है। कवि के रचना संसार में कुछ गीत विजय का भाव जागृत करने वाले तो कुछ नैराश्य का भाव। देखिए जो भी इनमें ये वर्ड आए, मरण का, जन्म का, जीत का, रेशम का, खादी का, पित्त का, वादी के, डिजाइन, फिल्मी, दिलगी, दुकान, ठीक है, तो इनसे इन वर्डों को अच्छे से याद कर लेना।
जागृत करने वाले हैं। कुछ गीत रेशम के समान सुंदर सुकोमल हैं, तो कुछ गादीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर रचे हुए हैं। कुछ गीत पित्त रोग से उदास क्रोध भाव को उजागर करने वाले हैं, तो कुछ वादी से उत्पन्न शिथिलता का बोध कराते हैं। कवि एक सौदागर की भांति अपने पाठकों को भिन्न भिन्न भावों के गीत दिखाकर संतुष्टि का अनुभव कराना चाहते हैं। कुछ गीत इल्मी हैं और ज्ञानवर्धक है, तो कुछ गीत चलाऊ हैं, अर्थात रंगमंच है, सोच विचार कर मृत्यु के बीच का कराने वाले गीत हैं। कुछ गीत दुकान से घर जाने वाले हैं, तो अर्थात दिन भर की थकान दूर करने वाले हैं। कवि कहता है, इसमें मजाक दिलगी की कोई बात नहीं, मैं दिन रात इसी प्रकार के गीत लिखता रहता हूँ। इन गीतों को लिखकर अपना सृजन कार्य करता हूँ, जिसके कारण ये गीत तरह तरह के बन जाते हैं। नेक्स्ट पद है, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आए, आप है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरे गीतों का अब भंडार लग गया है, इसलिए मैं और आपको इनसे कुछ हटाकर दिखाऊंगा जो आपको पसंद हो। वैसे ही गीत आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको अपना अंतिम गीत दिखाता हूँ। कवि गीत को बेचते हुए ग्राहक से कहता है कि वैसे तो मेरे लिए इन गीतों को बेचना, उनके मोल भाव करना पाप करने के समान है, परंतु मैं लाचार हूँ और मुझे अपना गीत बेचने हैं। मैं बेचता हूँ क्योंकि मेरी बेरोजगारी और मजबूरी ने मुझे विवश कर दिया है कि वह तरह तरह के और किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के जंगल कविता का सारांश। सतपुड़ा के जंगल शीर्षक कविता में कवि ने सतपुड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र में सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल अपने गहनता के कारण इस प्रकार आभासित हो रहे हैं जैसे उनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश न हो पाए और अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में चिंद्रामगन हो। ये जंगल अनमने भाव से उगते हुए अर्थात अर्ध चेतनावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। जंगल के बीच में झाड़ पलास आदि इतना विस्तार पा चुके हैं कि इन सब के बीच में रास्ता ढूंढना बेहद कठिन हो चला है। सतपुड़े के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। इस कविता में कवि ने सतपुड़ा के जंगल की भौगोलिक स्थिति का चित्रण किया। कवि ने प्रकृति का सुकुमार और विद्रूप दोनों रूपों में वर्णन किया है। प्रकृति के रूप में जीवन की भांति ही होते हैं, आज से यह प्रकृति का यह विद्रूप रूप भी परिवर्तित जीवित रूप स्वरूप की भांति है। जिस प्रकार जीवन में बाल्य अवस्था और यौनावस्था आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में भी यह परिवर्तन शाश्वत है। इसलिए कवि कहता है कि प्रकृति की इस विद्रूपता को अस्वीकारना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का प्रकृति से शाश्वत संबंध है। ये कुत्सित विभत्स घनीभूत सतपुड़ा के जंगल की प्रकृति का ही एक हिस्सा है। कवि इस कविता के माध्यम से जीवन और प्रकृति के अभिन्न संबंधों को दर्शाता है। सतपुड़ा के जंगल के कविता के कुछ पद। सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े आंखें मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते वन्य पथ को ढक रहे थे पंख दल में पले हुए। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल उगते अनमने जंगल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सतपुड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल अपनी गहनता के कारण इस प्रकार आभासित हो रहे हैं जैसे उनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश न हो पाया हो और वह अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में ही निंद्रा मगन हो। ये सभी जंगल तथा उसमें उगे पेड़ अर्ध चेतनावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। इस जंगल में झाड़ साल प्लास आदि इम्पोर्टेंट है। इस जंगल में कौन कौन से पौधों का नाम आया? झाड़ का, साल प्लास आदि से संबंधित पेड़ पौधे ने इतना विस्तार पा लिया कि अब वे अपने पास न हवा को आने देते न सूर्य को प्रकाश को, जिसके फलस्वरूप वे स्तंभ भाव से आंखें नीचे किए खड़े हैं, उग रहे हैं।
चारों ओर नीरवता नीरसता का वातावरण छाया हुआ है। सभी प्रकार के पेड़ों तथा झाड़ों ने मानो मौन धारण कर लिया हो, जिस कारण इस घने अंधकार में किसी अन्य का प्रवेश करना भी कठिन हो गया। कवि आगे कहता है कि यहाँ पेड़ों से गिरने वाले पत्ते भी सूखकर गल गए और कुछ हरे व जले पत्ते जंगल के मार्ग को पूर्णतः ढक चुके हैं। यदि तुम इस मार्ग पर चलने का साहस कर सको तो चलो। कवि प्रकृति के एक विचित्र भाग से यहाँ पाठकों को रूबरू कराना चाहते हैं, जो कि जंगल की नीरसता को दर्शाता है। यहाँ व्यक्ति का विशेष निषेध है, यानी कि जाना मना है। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पेड़ के पकड़े अचानक प्राण को कलकल ले कपाए। सांप की काली लताएं, लताओं के बने घने जंगल, उगते अनमने जंगल। मकड़ियों का जाला, पहले क्या आया सांप के, दूसरा मकड़ियों का जाला। मुंह पर और सिर के बाल, मुंह पर मच्छरों के दंश वाले दाम, काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते चलो, इतना सहन कष्ट ये ऐन सने जंगल, उगते अनमने जंगल। इम्पोर्टेंट है, इनमें जो जानवरों के नाम आए हुए हैं वे पूछे जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन अत्यधिक गहनता से करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े साल प्लास की लताएं आपस में इतनी पेचीदा उलझ गई हैं, उनको सुलझाना कठिन है, जिनके फलस्वरूप यदि किसी व्यक्ति के पैर पे ये लिपट जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह मृत्यु के अत्यंत समीप आ गया हो, और यही मृत्यु का आभास उसे कुछ समय के लिए कपा जाएगा। ये लताएं सांप की भांति काली और लंबी हो गई, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वे सर्प के समान काली प्रतीत हो रही हैं। इन वृक्षों की लताएं आपस में इस प्रकार उलझी हैं, जिनमें मकड़ियों के जाले बना लिए, जो ऐसे प्रतीत हो रहे मानो लताओं के मुख पर बालों का एक समूह आ गया हो। उलझी लताओं, डालियों के कांटे, मच्छर के दंश भी अधिक नुकीले हो गए हैं। ये घने जंगल उनके वायु के प्रचंड झंझावात तूफानों को झेल चुके हैं। इसके पश्चात भी ये सतपुड़ा के जंगल कष्ट में ही अनवरत संलिप्त है। ये स्वयं स्वच्छंद नहीं होना चाहते और स्वयं को सदैव ही निद्रामग्न रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पद है अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। तो इसमें कौन सा है? पहले अजगर। गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर बाघ, गरज धाड़ वाले, कम से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए, उगते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे, चार तीतर पालकर निश्चित बैठे। विजन वन के बीच झोपड़ी पर फूस डाले गोंड, तकड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास खाती गाती, और महुए से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल। देखो ये अभी एग्जाम में पूछा गया 18 जून के में कि सतपुड़ा के जंगल में कौन से वाद का प्रयोग किया गया था? ढोल का। और उससे पहले ये जो जितने भी जिनावर के इनके नाम आए चार तीतर से, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर में जो एग्जाम में पूछा गया था गोंड जाति से कौन सी जाति का प्रयोग किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सबको अच्छे से याद करिए। सतपुड़ा के घने जंगल, गूंज उठे ढोल, इनके गीत इनके बोल, इनके सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए उगते अनमने जंगल। व्याख्या, कवि सतपुड़ा के जंगलों के भौगोलिक परिवेश का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सतपुड़ा का घना जंगल विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरा है। इस प्रकार के जीव जंतु यह निवास करते हैं जैसे अजगर, शेर, बाघ आदि। ऐसे में किसी मनुष्य का यहाँ प्रवेश करना दुष्कर है। सतपुड़ा का जंगल 7-7 पहाड़ों तक विस्तृत है। इसका विस्तार मालवा पठार से विंध्या, मेकाल, छोटा नागपुर, महादेव हिल, सतपुड़ा और नीलगिरी तक है। शेर बाघ की धाड़ गरजने से इन जंगलों को कंपित कर जाती है। इसके फलस्वरूप जंगल अचेतन अवस्था में उगता हुआ सा दिखाई देता है। आगे कवि कहते हैं कि घने जंगलों में उगी झाड़ियों से चार मुर्गे, चार तीतर निश्चित बैठकर इस निर्जन वन की हरियाली का आनंद ले रहे हैं। इन गुफाओं में रहने वाली गोंड आदिवासी जनजाति भी अपना जीवन यापन इसी जंगल में रहकर करती है। कौन सी जाति करती है? गोंड। इनकी झोपड़ियों का निर्माण फूस द्वारा होता है। ये शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, परंतु रंग में काले होते हैं। होली के आगमन पर हवा के प्रबल झोंकों से हरी धूप हिल हिलकर गाने लगती है। महुए का वृक्षों से निकलने वाली सुगंध समस्त वातावरण को मंदमस्त कर देती है, और गोंड जाति के सभी लोग होली पर्व को ढोल और गीत गाकर बजाकर मनाते हैं तथा वातावरण को अधिक गुंजायमान और संगीतमय बनाते हैं। नेक्स्ट पद है जागते अंगड़ाइयों में, खो खंडों की खाइयों में, घास पागल, कास पागल, साल और प्लास पागल,
लता पागल वात पागल मत मुर्गे तीतर और इन वनों के खूब भीतर। व्याख्या है। कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति ने नए रूप का निर्माण होता है, उसी प्रकार सतपुड़ा के जंगल नींद के उन्माद को छोड़कर जागते अंगड़ाइयां ले रहे हैं। जो नीरसता और स्तंभता पर्वतों की खोर गहराइयों में छाई हुई थी, वह अब समाप्त हो गई है। इस बसंत ऋतु के उन्माद में घास साल फ्लास झाड़ का सभी मनमस्त हो गए हैं, सभी अपने आनंद में डूब गए हैं। मुर्गे तीतर सभी आनंदित हैं। वृक्षों की डालियां भी पवन के झोंके ले रही हैं। नेक्स्ट है इसकी पंक्तियां। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला मैला हुआ सा, शब्द काली लहर वाला, मंथित उत्थित झहर वाला, काली लहर वाला, मंथित उत्थित झहर वाला, मेरू वाला शेष वाला, शंभु सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। व्याख्या है। मिश्र जी ने इन पंक्तियों के में पौराणिक कथा तथा समुद्र मंथन की तुलना सतपुड़ा के जंगल से की है। करते हुए कहते हैं कि यह विशाल समुद्र है जो क्षितिज तक विस्तारित है। उस समुद्र को काली काली विशालकाय लहरों के सामने मृत्यु भी बेहद मलिन और तुच्छ प्रतीत होती है। समुद्र मंथन के दौरान मेरू पर्वत, जिससे मंथन के बाद जहर निकला, जो सागर शेष नया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनेगा ही। सैया पर बैठे विष्णु और शंकर तथा इंद्र हैं। उस विराट समुद्र की भांति सतपुड़े के जंगल पर विशाल काय है। सतपुड़ा के जंगल अत्यंत घने हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नींद में अनमने से उग रहे हों। नेक्स्ट पद है, धसो इनमें डर नहीं, मौत का यह घर नहीं। धसो इनमें डर नहीं, मौत का यह घर नहीं। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्जर और नाले इन वनों ने गोद पाले। नदी नाले और वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सो हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फूल फलियां, हरित दुवी रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रस में सतपुड़ा के घने जंगल उगते अनमने जंगल। जंगल की नीरसता व्याख्या दी गई है इसमें। सतपुड़ा के जंगल अपनी नीरसता व अर्ध चेतना के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यह भी प्रकृति का एक रूप है जो कि प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध जन्म जन्मांतर से रहा और रहेगा। कवि इन पंक्तियों में मनुष्य को प्रकृति से न डरने की सलाह देता हुआ कहता है कि प्रकृति से रागात्मक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करो, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। इस जंगल की भयंकरता मृत्यु का घर नहीं है, यह भी प्रकृति का ही एक विकृत रूप है, परंतु हर संवेदनशील हृदयशील मानव भी इस रूप के प्रति सच्ची आस्था रखता है। इस जंगल में कलकल बहते निर्झर नाले विद्यमान है। इस जंगल में लाखों पशु पक्षी हिरन आदि निवास करते हैं। इसमें विभिन्न पुष्पों की कलियां पुष्पित पल्लवित होती हैं। हरी हरी घास लाल लाल रंग से युक्त कोमल लताएं अपनी कोमलता से सभी को मनमुख कर देती हैं। इस समय सतपुड़ा का जंगल अत्यंत पवित्र, अत्यंत पूर्ण तथा अत्यंत रसमय प्रतीत हो रहा है। ऐसे सतपुड़े के घने जंगल लताओं से आच्छादित शोभा प्राप्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।